हमने केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट किया था। केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन स्टडी कर रहे थे और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस को हमने फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था: अपोजिंग रिएक्शन, कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन, पैरेलल रिएक्शन एंड चेन रिएक्शन। और पहले वाले वीडियोस में हमने अपोजिंग रिएक्शंस को डीपली स्टडी कर लिया है और 3 बच गए हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चेन रिएक्शन। आपने अगर अपोजिंग रिएक्शंस के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के इसे ज़रूर देखें। सो लेट अस स्टार्ट द चेन रिएक्शन। तो एक्चुअली चेन रिएक्शन को हम लोग बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि चेन रिएक्शन जो है वो एक स्पेशल क्लास ऑफ रिएक्शन है जिसमें कि हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स फॉर्म होते हैं, जिसे हम ट्रांजिएंट स्पेसीज कहते हैं। ट्रांजिएंट का मतलब होता है शॉर्ट लिव्ड स्पेसीज। शॉर्ट लिव्ड मतलब अगर उसे केमिस्ट्री के टर्म में कहा जाए तो शॉर्ट लिव्ड का मतलब जिसका लाइफ टाइम बहुत कम हो, वो इनफैक्ट इतना कम हो कि हम उसे आइसोलेट ना कर पाएँ। ठीक है, तो वैसे वैसे स्पेसीज को ट्रांजिएंट स्पेसीज कहते हैं। तो चेन रिएक्शन जो है वो एक स्पेशल क्लास ऑफ रिएक्शन है जिसमें कि हाईली रिएक्टिव ट्रांजिएंट स्पेसीज फॉर्म होते हैं। और ये जो ट्रांजिएंट स्पेसीज होते हैं वो एटम या रेडिकल कुछ भी हो सकते हैं। और एक्चुअली यही एटम और रेडिकल जो रिएक्शन के बीच में फॉर्म होते हैं, यही चेन को रैपिड स्पीड से आगे ले जाते हैं। तो इसलिए इन ट्रांजिएंट स्पीसीज को चेन कैरियर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये है हमारा चेन रिएक्शन का इन शॉर्ट एक सिंपल लैंग्वेज में एक डेफिनेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने चेन रिएक्शन के बारे में कुछ एक इम्पॉर्टेंट की पॉइंट को मैंने यहाँ नोट कर रखा है ऑलरेडी। तो ये जो है ये सबसे पहले स्टडी किया गया था फ्रैंक ओराइस और कार्ल एफ हर्सफेल्ड के द्वारा। इन्होंने 1934 में इसे स्टडी किया था सबसे पहली बार। और इसलिए चेन रिएक्शन सब जब पढ़ोगे तो इसकी जितने भी एग्जांपल्स आएंगे उसमें मोस्ट ऑफ द एग्जांपल में आपको मिलेगा हर्सफेल्ड इक्वेशन, बाय हर्सफेल्ड लॉ या राइस हर्सफेल्ड इक्वेशन। तो ये इसी वजह से है। तो सबसे पहले मैं इसे एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज में डिफाइन कर देता हूँ। सो चेन reactions are special class of reaction in which highly reactive transient स्पेसीज, और ये जो स्पेसीज होंगे वो एटम या रेडिकल हो सकती है। आर produced as an intermediate which carry the reaction at a rapid rate for a long time। सो जैसा मैंने पहले डिफाइन किया था वही बात मैंने यहाँ लिखा है कि चेन रिएक्शंस आर स्पेशल क्लास ऑफ रिएक्शन इन विच हाईली रिएक्टिव ट्रांजिएंट स्पेसीज। और मैंने बता दिया था कि हाईली रिएक्टिव
ट्रांजिएंट स्पेसीज वो होंगे जो काफ़ी शॉर्ट लिव्ड होंगे, है ना, जिसका लाइफ टाइम बहुत कम होगा। वो एटम और रेडिकल हो सकते हैं। आप यहाँ से भी इस बात को समझ सकते हो, क्योंकि एटम और रेडिकल जो होते हैं वो अपने एलिमेंट्री फॉर्म में कभी एग्जिस्ट नहीं करते। वो या तो मॉलिक्यूल के फॉर्म में होंगे या वो कंपाउंड बना करके होंगे, यानी केमिकल कंपाउंड्स के फॉर्म में होंगे। जब ये अपने रेडिकल फॉर्म में होंगे या एटम के फॉर्म में, एलिमेंट्री फॉर्म में होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो हाईली अनस्टेबल होंगे। तो हाईली अनस्टेबल होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो बहुत कम टाइम के लिए वो एग्जिस्ट करेंगे। तो आर प्रोड्यूस्ड एज एन इंटरमीडिएट, तो ये इंटरमीडिएट स्टेज में ये प्रोड्यूस होता है, एंड विच कैरी द रिएक्शन एट रैपिड रेट फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो ये क्या होता है ना, ये अपने इंटरमीडिएट स्पेसिस में बनते हैं, आप रिएक्शन के बीच में बनते हैं और रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में रैपिडली शिफ्ट करते हैं। इस वजह से इन्हें चेन रिएक्शन कहा जाता है। अब क्या होता है कि जब ये रिएक्शन को काफ़ी रैपिडली फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहे हैं, तो इस रिएक्शन को वो काफ़ी एक चेन की तरह प्रोसीड होते रहता है। इस वजह से ये चेन रिएक्शन है। तो मैं इसका एक एग्जांपल दूंगा जो बहुत ही कॉमन एग्जांपल है। तो फॉर एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ HBr from H2 and Br2। तो एक्चुअली इसमें क्या होता है ना कि ये सेवरल स्टेप्स में कंप्लीट होता है। मैं पहले उसके स्टेप्स को लिख देता हूँ, फिर फर्दर उसे एक्सप्लेन कर दूँगा। एक्चुअली होता ये है कि ये जो होता है वो स्टेप 1 में ये Br2 ये ट्वाइस ऑफ Br में डिसोसिएट हो जाते हैं। आप इसे Br प्लस Br भी लिख सकते हो, इसके ऊपर आप रेडिकल लगा कर भी लिख सकते हो, सब एक ही बात है। स्टेप 2 में एक Br जो है वो H2 से रिएक्ट करता है। तो इसमें होता है कि जो एक Br है, इसका 2 में से एक Br प्लस H2 से रिएक्ट करता है, और यहाँ पर एक मॉलिक्यूल HBr फॉर्म होता है, और साथ में एक हाइड्रोजन। आप यहाँ पे रेडिकल लगा के भी लिख सकते हो, वही एक ही बात है। स्टेप 3 में ये जो H बच गया है यहाँ पे, वो H प्लस जो Br2 है हमारा इनिशिएटर, वो वापस से रिएक्ट करते हैं, फिर से HBr बनता है, और इस बार Br रीजनरेट होता है। ठीक है, जो Br यहाँ एक कंज्यूम हुआ था वो यहाँ रीजनरेट हो गया। स्टेप 4 में H प्लस HBr बना के देते हैं H2 प्लस Br। स्टेप 5 ट्वाइस ऑफ Br मिलके वापस से Br2 बनाते हैं। अगर मैं इसका ओवरऑल रिएक्शन लिखूं तो ये कुछ ऐसा होगा, H2 गैस प्लस Br2 गैस, और ये मिलके बनाएगा HBr गैस। मैं इसे बैलेंस कर दूँ तो यहाँ ये 2 हो जाएगा। ये डिफरेंट स्टेप्स में हो रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हर स्टेप का अपना अपना एक रेट कांस्टेंट होगा। तो लेट सपोज कि ये K1 है, तो ये K2, K3, K4, K5, यहाँ ओवरऑल रिएक्शन ये है, तो इसे मैं K से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो ये आपका रहा ओवरऑल रिएक्शन। अब इसमें जो कुछ इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि स्टेप 1 जो है हमारा, वो एक्चुअली इसे हम चेन इनिशिएशन कहते हैं। ये जो हमारा स्टेप 1 है इसे हम चेन
इनिशिएशन कहते हैं, क्योंकि यहाँ से हमारा ये चेन रिएक्शन इनिशिएट होता है, तो इसे हम चेन इनिशिएशन कहते हैं। स्टेप 2 और स्टेप 3 मिल करके बनता है चेन प्रोपागेशन। इस स्टेप 3 को हम लोग कहते हैं चेन रिटार्डेशन। And this is last and final step. This is called chain termination. एक्चुअली अब तक जो हमने लोअर क्लासेस में फ्री रेडिकल केमिस्ट्री में जो कुछ भी पढ़ा था उसमें एक्चुअली 3 ही स्टेप इन्वॉल्व होते थे, चेन इनिशिएशन, प्रोपागेशन एंड चेन टर्मिनेशन। तो ये एक नई चीज़ है कि बीच में चेन रिटार्डेशन कहाँ से आ गया। तो आप बस सपोज करो कि कोई एक व्हीकल है जो हाई स्पीड से चल रही है, हमने उस पर ब्रेक अप्लाई किया, तो ऐसा तो होगा नहीं कि हमने जैसे ब्रेक अप्लाई किया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो व्हीकल रुक जाए। ऑब्वियसली पहले वो थोड़ा सा रिटार्ड होगा, यानी कि उसका स्पीड पहले स्लो होगा, फिर वो जाके एक थोड़े से समय के बाद वो एक रिएक्शन टाइम होगा, फिर वो जा कर के रुकेगी। सिमिलरली जब एक रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रैपिडली शिफ्ट हो रहा है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि वो अचानक से रिएक्शन स्टॉप हो जाए। तो इसलिए पहले वो रिटार्ड होता है और उसके बाद जाकर के टर्मिनेट होता है, यानी रिएक्शन स्टॉप होता है। केमिस्ट्री के लैंग्वेज में से हम चेन टर्मिनेशन बोलते हैं। ओके, तो एक एक करके मैं सबको डिफाइन करता हूँ। चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपागेशन, चेन रिटार्डेशन एंड चेन टर्मिनेशन। स्टेप 1 जो था हमारा वो था चेन इनिशिएशन। एक्चुअली होता यह है कि चेन इनिशिएशन में ये रिएक्शन जो हमने यहाँ लिखा है, यहाँ पे ये चेन इनिशिएशन है क्योंकि जो हमारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो आपस में कोलाइड करके हायर एनर्जी स्टेट में जाता है और फिर वो रिएक्शन को स्टार्ट करता है। तो एक्चुअली इस स्टेप में होना क्या है कि Br2 मॉलिक्यूल जो है वो आपस में कोलाइड करके एनर्जी एक्वायर करेगा और फिर वो फॉरेन मॉलिक्यूल यानी जो H2 है उसके साथ वो फिर नेक्स्ट स्टेप में रिएक्ट करेगा। तो हम इसे कह सकते हैं कि चेन इनिशिएशन जो है इसमें होता यह है कि ब्रोमीन मॉलिक्यूल acquires energy as a result of collision। अब कॉलिजन जो होता है वो Br मतलब आपस में जितने ब्रोमीन मॉलिक्यूल्स हैं उसके आपस में ही वो कॉलिजन होता है। कॉलिजन एंड dissociate itself into Br atoms। तो इसे मैं एक और लाइन इसमें ऐड कर सकता हूँ कि दिस इज अ चेन initiation step since it produces the chain carrying रिएक्टिव और यू में से ट्रांजिएंट जिसे मैंने नाम दिया था
स्पेसी ट्रांजिएंट स्पेसीज जो है वो यहाँ बी आर एटम में डायरेक्ट ऐसे लिख रहा हूँ, ट्रांजिएंट बी आर एटम्स, क्योंकि जब तक बी आर एटम प्रोड्यूस नहीं होगा चेन आगे बढ़ेगा नहीं, इस वजह से ये स्टेप जो है वो चेन इनिशिएशन है। अब देखो अगला स्टेप था हमारा 2 और 3 मिलकर चेन प्रोपागेशन हो रहा है, तो मैं एक ही साथ लिख देता हूँ, स्टेप 2 एंड 3। ये है हमारा चेन प्रोपागेशन। तो इसे मैं लिख सकता हूँ कि स्टेप 2 and 3 are chain propagation steps. Here the chain consumes Br atom converting H2 and Br2 into HBr and regenerating Br एटम। एक्चुअली देखो मैंने लिखा क्या है, स्टेप 2 और स्टेप 3 में क्या हुआ है कि चेन प्रोपागेशन स्टेप है और ये इसमें बी आर एटम कंज्यूम होता है और H2 Br2 को HBr में बदलता है, यानी इस स्टेप में हमें प्रोडक्ट मिलता है और वापस से Br यानी कि जो चेन इनिशिएटर था, जो हमारा चेन कैरियर है, वो वापस से रीजेनरेट होता है। तो आप यहाँ इस रिएक्शन में देख सकते हो कि यहाँ पहले Br कंज्यूम हुआ और ये हमारा प्रोडक्ट बना। इस स्टेप में भी दोनों प्रोपगेशन स्टेप थे, दोनों में हमारा प्रोडक्ट बना और वापस से ये Br एटम, मैं इसे बॉक्स में बंद कर देता हूँ, वापस से ये यहाँ रीजेनरेट हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये कंज्यूम हुआ था और यहाँ पे वापस से ये रीजेनरेट हो गया। तो एक्चुअली सेकेंड स्टेप 2 एंड स्टेप 3 काफ़ी समय तक चलते रहता है और ये चलता ही रहता है जब तक कि हम इसे रोकें नहीं। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा स्टेप 3 यानी कि चेन रिटार्डेशन। तो मैंने पहले भी बताया है कि डायरेक्ट चेन टर्मिनेट नहीं होता है, पहले हमें उसके स्पीड को स्लो करना पड़ता है, रिटार्ड करना पड़ता है। तो स्टेप 4 चेन रिटार्डेशन। इसे हम चेन इनहिबिशन भी कहते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसे चेन इनहिबिशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो होता यह है कि इन दिस स्टेप द चेन, maybe you can say reaction chain, is inhibited by the destruction of product. ओके, तो होता क्या है इसमें कि HBr जो है, मैं यहाँ लिख ही देता हूँ, HBr thereby decreasing
the rate of its formation. तो यहाँ देखो मैं इस रिएक्शन से दिखाता हूँ। देखो चेन इनिशिएशन है, यहाँ HBr हमारा प्रोडक्ट था, ये वापस से इस हाइड्रोजन से रिएक्ट चेन कैरियर से रिएक्ट कर रहा है और डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रोडक्ट हो रहा है। यहाँ देखो इस स्टेप और इस स्टेप में मैंने जैसा प्रोपगेशन में कहा था प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा था, और यहाँ ये प्रोडक्ट का डिस्ट्रक्शन हो गया। यहाँ में कोई प्रोडक्ट नहीं मिला, H2 और Br मिल गया, तो यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो गया इस प्रोडक्ट का। वही चीज़ मैंने यहाँ लिखा है कि इन्वेटेड बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रोडक्ट HBr देयर बाय डिक्रीजिंग द रेट ऑफ इट्स फॉर्मेशन। अब यहाँ पे देखो इस स्टेप तक में फॉर्म हो रहा था रिएक्शन, जब तक प्रोडक्ट बन रहा था रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में रैपिडली शिफ्ट हो रहा था। अब यहाँ से प्रोडक्ट बनना यानी कि स्टेप 4 से प्रोडक्ट बनना बंद हो गया, तो ऑब्वियसली जो उसका रिएक्शन रेट है वो रिटार्ड होने लगेगा, स्लो होने लगेगा। और फिफ्थ और लास्ट स्टेप है हमारा चेन टर्मिनेशन। तो होता क्या है कि दिस स्टेप रिमूव्स Br एटम। अब देखो Br एटम Br2 के ट्वाइस ऑफ Br एटम या रेडिकल में टूटने की वजह से ही चेन इनिशिएट हुआ था। अब अगर इस Br एटम को ही हटा लिया जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि रिएक्शन बंद हो जाएगी। तो वही मैंने यहाँ लिखा, दिस स्टेप रिमूव्स Br एटम। एक्चुअली एटम्स होता है, वहाँ कोई एक मोल तो रिएक्ट करता नहीं है, एटम्स, एंड converting them back to the Br2 molecule। और अब देखो यहाँ पे क्या हुआ एक्चुअली कि Br एटम वापस से Br2 में बदल गया, और स्टेप 1 में क्या हुआ था Br2 Br में बदला था। ओके, तो हम यहाँ इसे ये भी कह सकते हैं कि दिस स्टेप इज द रिवर्स ऑफ चेन इनिशिएशन। तो मैं लिख ही देता हूँ, दिस स्टेप इज एक्चुअली द रिवर्स ऑफ चेन इनिशिएशन। ओके, तो दिस इज़ हाउ चेन रिएक्शन के मैंने सारे स्टेप्स को डिस्क्राइब कर दिया। और मैं यहाँ पे एक दो फैक्ट और यहाँ पे मैं लिख देना चाहता हूँ, जिसे मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। जब आप इस पूरे रिएक्शन का रेट निकालोगे, अलग अलग स्टेप अलग अलग रेट से चल रहा है, पर ओवरऑल तो इसका कुछ ना कुछ रेट होगा ही। जब इसे एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया तो वो रेट कुछ ऐसा निकला। तो रेट हमारा निकला था R इक्वल्स टू, मैं यहाँ फॉर्मेशन ऑफ HBr के टर्म में लिख रहा हूँ, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HBr बाय dt। यहाँ मैंने निगेटिव इसलिए नहीं लगाया क्योंकि HBr फॉर्म हो रहा है, तो हम जानते हैं जब अगर किसी प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के टर्म में लिखते हैं तो हमें निगेटिव लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो कांस्टेंट K कंसंट्रेशन ऑफ H2 Br2 रेज टू द पावर 1/2, ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया गया था। मैं लिख ही देता हूँ, वेयर R इक्वल्स टू रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, सो ये बात रही, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसे डिराइव भी कर दूंगा। तो यहाँ पर अब तक मैंने इतनी सारी बातें कर ली। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो बच गई है वो है स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन। ओके,
तो मैं यहाँ पर सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन पर ही मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। उसके बाद इस रेट को मैं डिराइव करूँगा। तो स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन एक्चुअली होता है कि जब कोई वैसे रिएक्शन जैसे ये रिएक्शन सेवरल स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं तो बहुत सारे इंटरमीडिएट बनते हैं। आप देखो यहाँ पर ये एज इंटरमीडिएट फाइनल प्रोडक्ट तो हमारा HBr है, पर और भी सारे इंटरमीडिएट्स बने हैं ना। ये Br के फॉर्म में इंटरमीडिएट बना है, H बना है, Br बना है। तो इन इंटरमीडिएट के बारे में कहा जाता है कि ये इंटरमीडिएट जितनी तेज़ी से फॉर्म, जैसे मैंने बताया कि ये ट्रांजिएंट स्पेसीज है, यानी कि इसके लाइफ टाइम इसकी बहुत शॉर्ट है। तो ये जितनी ज़्यादा स्पीड से फॉर्म होते हैं उतनी ही स्पीड से डिसअपियर भी हो जाते हैं, यानी कि इनका रेट ऑफ अपीयरेंस इज इक्वल्स टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस। ओके, तो इसे हम थ्रू आउट द रिएक्शन 0 मान के चलते हैं। तो यही है स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन। मैं यहाँ लिख ही देता हूँ, स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन। स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन। तो स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन जैसे मैंने कहा, तो इस केस में क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट हमारा H बन रहा है बाई dt इक्वल्स टू और क्या था हमारा, ब्रोमीन डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल्स टू 0। यही है स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन। यानी जो भी इंटरमीडिएट फॉर्म होंगे इन चेन इनिशिएट होने से लेके फाइनल प्रोडक्ट बनने के तक में, उनकी कंसंट्रेशन थ्रू आउट द रिएक्शन हम 0 मान करके चलेंगे। देखो यहाँ H मैंने कंसंट्रेशन ऑफ H लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट में कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करते हैं। तो इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन लो या आप इसके रेट ऑफ डिसअपियरेंस लो, अपीयरेंस लो या डिसअपियरेंस लो, दोनों केस में इसे हम वही करेंगे, उसे 0 मान के चलेंगे। ओके, एक्चुअली ये कांस्टेंट होता है पर हम इसे 0 लिखते हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। अब बात है कि स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन की हमें ज़रूरत क्या है, वो बता दूं कि जब मैं इसे डिराइव करने लगूंगा ये और इस टाइप के और भी रिएक्शन जब मैं डिराइव करूंगा तो वहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है टू फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन। जब हम मतलब हमें रिएक्शन रेट को डिराइव करना आसान हो जाता है इसकी वजह से। सो ये थे स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन। और मैं यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स भी दे देता हूँ कि जो इसके स्टैंडर्ड एग्जांपल्स हैं। देखो एग्जांपल की बात करूँ अगर, बहुत सारे हैं तो पर मैं कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल की बात करता हूँ। जैसे पहला हो गया आपका गैस फेज पायरोलिसिस। ओके, तो दूसरा मैं लिख सकता हूँ ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस। तीसरा डिप्लीशन ऑफ ओजोन। चौथा मैं लिख सकता हूँ फोटोलिसिस ऑफ एसिटल्डिहाइड। पांचवा मैं लिख सकता हूँ डाइमराइजेशन ऑफ एंथ्रासिन। तो मैं अपने आने वाले वीडियोस में एक एक करके इन पांचों के काइनेटिक्स को डिराइव करूँगा और 6th वाली ये होगी। सो कीप वाचिंग माय वीडियोस एंड लाइक दिस वीडियो। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।